हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेरी गुड इवनिंग। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो ये क्लास है इसमें हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है इसमें बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पर अभी तक हमने कोई डिस्कशन कोई स्टडी नहीं किया है। करेक्ट। सो वेलफेयर इकोनॉमिक्स को भी ये बताना ठीक होगा कि इसको भी तीन भाग में जो है डिवाइड किया गया है। जो इकोनॉमिस्ट हैं जो साइंटिस्ट हैं, करेक्ट। एक भाग जो है वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहलाता है, जो ओल्ड जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं उन पैटर्न्स पर फोकस करता है, एम्फोसिस करता है। एंड देन फिर न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स आता है जिसमें हमारा पेरेटो एफिशिएंसी, पेरेटो एफिशिएंसी कहें या ऑप्टिमैलिटी कह सकते हैं। एंड कैल्डर हिक्स का जो क्राइटेरियन है, कैल्डर का कंपनसेशन टेस्ट, ठीक है, हिग्स का टेस्ट है, एंड सिटोस्की पैराडॉक्स वगैरह, ये कुछ थ्योरीज जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती हैं। नाउ उसके बाद हमारा आता है मॉडर्न वेलफेयर इकोनॉमिक्स। मॉडर्न वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है वो जो न्यू एज की जो मॉडर्न वेलफेयर इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं जैसे अमर्त्य सेन वगैरह का, तो ये सारा उस पर फोकस करता है। बट ये सारी चीजें जो है समझने के लिए हमें न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स में जो है जाना होगा। एंड न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आज इस पार्ट वन में इस क्लास में हम पेरेटो एफिशिएंसी या पेरेटो ऑप्टिमैलिटी को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हम जो बाकी की जो थ्योरीज हैं न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स में, वो बिना पेरेटो ऑप्टिमैलिटी को समझे बिना जो है इस पर बिना बात किए उस पर हमें पकड़ बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आज पार्ट वन में हम बात करते हैं पेरेटो एफिशिएंसी के बारे में, ठीक है। पेरेटो एफिशिएंसी या आप इसे बुला सकते हैं पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, बोथ आर से। नाउ व्हाट इज पेरेटो ऑप्टिमैलिटी? देखिए, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी जो है वो एक अजम्पशन जो है वो लेकर के चलता है कि रिसोर्सेज जो हैं या फिर इनकम जो है वो गिवन है और वो ऑलरेडी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब वो सही है, गलत है, अनइक्वल है, इक्वल है, उस बारे में पेरेटो एफिशिएंसी या पेरेटो ऑप्टिमैलिटी बात नहीं करता है। तो हम इसका बैकग्राउंड थोड़ा देखेंगे कि एक्चुअल में इन 1896 विल्फ्रेडो पेरेटो introduced the idea introduced the idea introduced the idea in his book, in his book इस किताब का नाम है, ये फ्रेंच में वर्क है इनका ओरिजिनली, जो 1896 में ये बुक आई। करेक्ट। इन्होंने इसमें इस बुक में पेरेटो एफिशिएंसी का एक आइडिया, मतलब एक इंट्रोडक्शन दिया है, टच दिया है कि एक्चुअल में जो क्राइटेरिया है वो उसका इंट्रोडक्शन एक दिया है, एक ग्लैंस है, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस द आइडिया इन हिज बुक, किताब का नाम है कॉर्स, CURS, दी इकोनॉमी पॉलिटिक पॉलिटिक। तो ये जो है ये किताब का नाम है कॉर्स द इकोनॉमी पॉलिटिक। ये ओरिजिनली जो है ये फ्रेंच में पब्लिश हुआ है 1896 में। और इसी में जो पेरेटो का जो सिद्धांत है, विल्फ्रेडो का जो क्राइटेरिया है जो ऑप्टिमैलिटी का, उन्होंने इसमें इसको इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। एंड देन फिर क्या होता है, इन 1906, इन 1906 पेरेटो रिफाइंड दिस, पेरेटो refined this
refined this and formalized, ठीक है, formalize the concept, the concept further, further in फर्दर इन, इस किताब का नाम है, ये भी फ्रेंच में है, ठीक है, एंड मैन्युअले, MANUALE, दी इकोनॉमिया, इकोनॉमिया पॉलिटिका, पॉलिटिका। तो ये जो किताब है, इसमें 1906 में इसको पूरी तरीके से डेवलप कर दिया गया कि ये जो है इसको फॉर्मलाइज कर दिया गया कि अब ये जो है पब्लिक डोमेन का जो है पार्ट है, मतलब जो भी लोग इकोनॉमिक्स में एंट्री करेंगे उनको ये समझना मैंडेटरी होगा, ठीक है, मतलब एक तरीके से उनकी जो बुनियादी समझ है, ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स को लेकर के इसको उन्हें समझना होगा, ठीक है, मैंडेटरी तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ जो लोग किसी चीज की स्टडी विस्तार से करते हैं तो उनको फिर जो है सारी चीजें कंसीडर करनी होती है, तो ऐसे ही इसको उन्होंने फॉर्मलाइज किया। एंड जब ये फॉर्मलाइज होता है तो आगे फिर क्या होता है, देखिए इसमें इसका मीनिंग मैं ले लेता हूं, पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए कि कुछ व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, इस पर हमने कुछ ट्यूटोरियल्स में पहले भी हमने डिस्कस किया है ये, तो एक बार फिर से हम इस पे बात करेंगे कि यहाँ पर इनका नाम हम ए मान लेते हैं, इनका बी और इनका सी और इनका डी। अब इनके पास जो है कुछ इनकम गिवन है, और जैसे कि मान लीजिए किसी कंट्री के अंदर रिसोर्सेज हैं, आप मान लीजिए कि इनकम हो गई या गोल्ड हो गया या कोई फिक्स एसेट हो गया, उसी को आप कंसिडर करें, उसका मॉनेटरी वैल्यू हम ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि इनके पास 103 हो गया, इनके पास 93 हो गया, इनके पास 150 हो गया, एंड इनके पास फिर सबसे ज्यादा डी के पास है। तो यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ऑलरेडी गिवन है। पेरेटो जो ऑप्टिमैलिटी है, ये पेरेटो एफिशिएंसी है, ये क्या मानता है कि जो इनकम है वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसको इस बात से कुछ लेना देना नहीं है, ये उसका कंसर्न नहीं है कि ये इक्वल है या अनइक्वल है। तो जो वेलफेयर है सोसाइटी में वो किस तरीके का होना चाहिए ये इस पे बात नहीं करता है, बट उसके अलावा ये बात करता है कि मान लीजिए कि सबसे कम जो जो इनकम का सबसे कम जो भाग है, जो रिसोर्स का सबसे कम भाग है, वो बी के पास है, ठीक है, यहां पर जो बी है वो सबसे वीक है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें इसको कुछ कंपेंसेशन देना है, मान लीजिए हमें इसे कुछ थोड़ा बहुत इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट देना है, तो हम क्या करेंगे कि ऑलरेडी जब इनकम गिवन है तो हमें क्या करना होगा, उसी गिवन इनकम में से, उसी गिवन रिसोर्सेज में से, उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में से इसको किसी से लेकर के देना पड़ेगा। तो यही जो है विल्फ्रेडो पेरेटो का पेरेटो एफिशिएंसी का प्रिंसिपल है, जो 1896 से लेकर के फिर 1906 में ये जो है पूरी तरह फॉर्मलाइज होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें इसका मैं एक लाइन भी लिख देता हूं, हो सके तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। पेरेटो एफिशिएंसी, पेरेटो एफिशिएंसी, पेरेटो एफिशिएंसी refers to a situation, refers to a situation in which no individual, no individual can be made better off, can be made better off without, without making at least
one other individual Warsaw. करेक्ट। तो यहां पर इस बात से आपको अंदाजा लगा होगा कि जो पेरेटो एफिशिएंसी है या पेरेटो ऑप्टिमैलिटी है वो क्या कहती है कि अगर इनमें से हमें किसी भी व्यक्ति का रिसोर्स मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़े इनकम को, तो हम किसी और का वर्स ऑफ किए उसको नहीं कर सकते हैं। ये घटना तभी बनेगी, ये घटना तभी घट सकती है जब हम किसी और से लें, क्योंकि इनकम इज ऑलरेडी गिवन और वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब चाहे वो किसी भी पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका कंसर्न थ्योरी का ये नहीं है। ये कहता है कि अगर हम कुछ वेलफेयर कर रहे हैं इकोनॉमी में, किसी कम्युनिटी, जैसे हम भारतीय समाज में देखें कि हिस्टोरिकली जो है कुछ ग्रुप्स जो हैं, कुछ कम्युनिटीज जो हैं वो वीक रह गई हैं बहुत। अब चाहे वो ह्यूमन कैपिटल हो, चाहे वो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन रहा हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो उसमें हम देखेंगे कि जब हम पेरेटो एफिशिएंसी के प्रिंसिपल की नजर से देखें, विल्फ्रेडो पेरेटो की, तो हम पाएंगे कि बिना लिए किसी से जो है हम उस कम्युनिटी का कोई भी वेलफेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि ऐसा नहीं है, ये चीज अभी आपको समझ आएगी, इसका कुछ लिमिटेशंस है। इसीलिए बाद में फिर अन्य थ्योरीज जैसे कैल्डर और हिग्स का जो थ्योरीज आती हैं बाद में, वो इसी वजह से आती है क्योंकि पेरेटो जो एफिशिएंसी बात करता है उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, उसमें कमियां हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कि इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो पेरेटो एफिशिएंसी जो है, ये पेरेटो एफिशिएंसी जो है ये फेयरनेस के बारे में बात नहीं करता, ये सिर्फ एफिशिएंसी के बारे में हमें बात करता हुआ दिखता है। ठीक है, तो नाउ अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हम लेंगे। ठीक है, क्या इसकी लिमिटेशंस है? लिमिटेशंस, पहला जो लिमिटेशन यहां पर है, दैट इज टू रिस्ट्रिक्टिव, टू restrictive, too restrictive. Most real world policies, most real world policies create gainers and losers. करेक्ट। तो यहां पर ये कहता है कि जिस तरीके से ये पेरेटो एफिशिएंसी बात करता है कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, अब मान लीजिए कि हम कोई टैक्स का कोई पॉलिसी जो है उसको चेंज कर रहे हैं, हम टैक्स पॉलिसीज में हम कुछ उतार चढ़ाव कर रहे हैं, उसमें थ्रेश होल्ड में या फिर उसका कुछ परसेंटेज हम बढ़ा घटा रहे हैं, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा स्टडीज में कि कुछ वर्ग जो है, कुछ क्लासेस जो हैं, मैं इकोनॉमिक क्लासेस की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर कुछ क्लासेस आपको देखने के लिए मिलेंगी कि उनको जो है दिक्कत आ रही है, उनको टैक्सेस पे करने में दिक्कत आ रही है, और कुछ जो है उनको कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये जो टू रिस्ट्रिक्टिव का मतलब ये है कि जो रियल वर्ल्ड है, जो प्रैक्टिकल, जो ऑन ग्राउंड जो घटना बन रही है, वो ये है कि यहां पर जिनको फायदा हो रहा है कुछ वो वर्ग भी हैं, और कुछ जिनका नुकसान हो रहा है वो वर्ग भी हैं। वो हम जो है एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कहीं पर रोड बनाया जा रहा है, तो आपने भारत में देखा होगा देश में कि यहाँ पर जब रोड बनते हैं तो उसमें क्या होता है कि सरकार जो है उसके पास एक पावर होती है, लैंड ग्रैब पॉलिसी जो होती है, उसमें वो क्या करते हैं, मगर उसमें वो कंपनशेट करते हैं, और कंपनशेट करते हैं तो वो कितना करते हैं,
वो उतना ही करते हैं जो सरकारी रेट के हिसाब से वो देते हैं। ये नहीं है कि जो मार्केट में रियल जो सिनेरियो है उसके हिसाब से पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से लोग जो है कुछ कोर्ट्स में भी जाते हैं, सिविल मैटर्स बनते हैं, और वो जो है उनका लॉस होता है क्योंकि उनको दिक्कत हो रही है। तो इसलिए, और इससे क्या होगा, जो लोग बिजनेस में हैं, जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, उनको एक अच्छा खासा हाईवे मिल जाएगा। तो इसमें गेनर्स हुए कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, उनको इसमें गेन हो रहा है, तो वो गेनर्स हैं। एंड लूजर्स जो होंगे वो होंगे जिनके खेती है, जिनकी जमीन है, तो उनके बीच खेत से रास्ता निकल जाएगा, हाईवे निकल जाएगा, और उनको उतना मुआवजा, उतना कंपेंसेटरी अमाउंट नहीं मिल पा रहा है जितना उन्हें जितना उनका उससे आमदनी थी, जितना उनका रेवेन्यू उससे जनरेट हो रहा था जमीन से। तो इसलिए जो रियल वर्ल्ड पॉलिसीज है वो गेनर्स को भी क्रिएट करती हैं और लूजर्स को भी क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो एक तो पेरेटो एफिशिएंसी का एक नंबर वन लिमिटेशन ये है। अब दूसरा लिमिटेशन हम इसमें देखेंगे, कैनॉट रैंक इन एफिशिएंट सिचुएशंस। कैनॉट, या हम इसे सिंपल लिख सकते हैं मैनी एलोकेशंस। मैनी एलोकेशंस, मैनी एलोकेशंस may be Pareto efficient, but some may be some may be socially undesirable, socially undesirable। तो जैसा मैंने आपसे ऊपर डिस्कस किया कि ये जो है लूजर्स एंड गेनर्स को एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली क्रिएट करता है, और फिर उसमें जो एलोकेशन हो रहा है रिसोर्सेस का उसको ये सही मानता है। गलत हो रहा है मतलब सोशली एक्सेप्टेड है या सोशली जो है वो डिजायरेबल नहीं है। ठीक है, समाज में उससे क्या अनरेस्ट आ रहा है उससे इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उन चीजों को ये कंसिडर नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर तीसरा पॉइंट जो है उसकी बात करेंगे। थर्ड जो लिमिटेशन है दैट इज इग्नोर्स द डिस्ट्रीब्यूशन, इग्नोर्स द डिस्ट्रीब्यूशन, इग्नोर्स द डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी can still be can still be sorry, Pareto efficient। करेक्ट, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं जो कि अपना रोज का जो जीवन है वो भी जो है उन्हें चलाना मुश्किल है, और कुछ लोगों के पास इतना धन है कि वो उनके पास लग्जरी, मतलब सब चीजें हैं, उनके घर में नौकर हैं। ठीक है, और वो मतलब उन्हें खुद कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। तो एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया, बट उसको भी जो पेरेटो है वो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी का जो ये सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो उससे उसको कोई भी जो है मतलब नहीं है, उसका वो कंसर्न ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है एक्सट्रीम इनइक्वालिटी कैन स्टिल बी पेरेटो एफिशिएंट। ठीक है, वो भी पेरेटो ऑप्टिमैलिटी पर खरा उतरता है। नाउ फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे, पॉलिसी इररिलेवेंस। पॉलिसी इररिलेवेंस, पॉलिसी इररिलेवेंस का मतलब है वेरी फ्यू पब्लिक पॉलिसीज, वेरी फ्यू पब्लिक पॉलिसीज, पब्लिक पॉलिसीज satisfy satisfy the Pareto criteria, the Pareto criteria, या पेरेटो एफिशिएंसी या पेरेटो ऑप्टिमैलिटी हम बोल सकते हैं।
ठीक है। तो जैसा हमने ऊपर एक एग्जांपल लिया कि अ, एक रियल वर्ल्ड के अंदर जब कोई रोड बन रहा है या कहीं पर टैक्सेस में उतार चढ़ाव आ रहा है, तो उससे क्या है कि सोसाइटी उससे अफेक्ट होती है, उस पर उसका इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो गेनर्स भी क्रिएट होंगे जिनको फायदा हो रहा है उससे, और दूसरी तरफ लूजर्स भी होंगे जिनको उससे नुकसान हो रहा है, जिससे उनको जो है क्षति हो रही है। ठीक है, मॉनेटरी लॉस हो रहा है उनको। ठीक है, तो यहां पर पॉलिसी का इरिलेवेंस है कि पॉलिसी जो है, वेरी फ्यू पब्लिक पॉलिसीज जो है इस क्राइटेरियन को, इस पेरेटो एफिशिएंसी को, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी को सेटिस्फाई कर पाती हैं। ये चीज अभी आप आगे भी देखने के लिए मिलेंगी जैसे जैसे हम जो है और आगे थ्योरीज न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके कंक्लूजन में हम लिखेंगे एक दो लाइन। कंक्लूजन, कंक्लूजन में हम लिखेंगे, बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस, because of these limitations, because of these limitations economist, अब इसके बाद के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके बारे में बात हो रही है कि जो इसके बाद में जो अर्थशास्त्री आए उन्होंने जब अध्ययन किया तो उन्होंने क्या पाया कि हमें एक ऐसा क्राइटेरिया चाहिए कि जो कम रिस्ट्रिक्टिव हो और जो करंट जो पॉलिसीज हैं उनके साथ वो कोऑर्डिनेट कर सके, तालमेल बना सके अपना। करेक्ट। सो इकोनॉमिस्ट नीडेड और restrictive लेस रिस्ट्रिक्टिव criterion, less restrictive criterion leading to the compensation principle, compensation principle, compensation principle। ठीक है, तो पेरेटो एफिशिएंसी जो है या पेरेटो ऑप्टिमैलिटी जो है, आगे फिर क्या होता है कि यही इसकी जो एक लिमिटेड जो इसका लिमिटेड जो इसका वो है स्कोप है, उसी की वजह से फिर आगे कैल्डर ने जो है एक अपनी थ्योरी को डेवलप किया। उसके बारे में हम इसके पार्ट 2 में स्टडी करेंगे। पार्ट 1 में हमने पेरेटो एफिशिएंसी को समझा, न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एंड एक लाइन इसमें और हम ले लेते हैं। पेरेटो एफिशिएंसी में very few policies, very few policies pass Pareto, Pareto, making it impractical, making it impractical, impractical for decisions like taxes or regulations। तो इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट देखने वाली है, ये लास्ट लाइन में भी यही चीज मैंने इसको रिपीट किया है कि जो वेरी फ्यू पॉलिसीज है, मतलब टैक्सेस जब आप चेंजेस करेंगे, उसमें टैक्सेस में आप ऑल्टर करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो उसमें क्या होगा, कुछ जो क्लास है इनको उससे नुकसान होगा, कुछ को जो है फायदा होगा। बट यहाँ पर जो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी है ये कहती है कि बस जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक है, अब चाहे वो इक्वल है अनइक्वल है उसके बारे में ये बात नहीं करता है। और इसी वजह से फिर आगे कैल्डर ने अपने कंपेंसेशन टेस्ट को जो है आगे जो है फॉर्मलाइज किया। ठीक है, उसको हम पार्ट 2 में स्टडी करेंगे। तो इस क्लास में जो है इतना ही, मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।